ये है 15 साल का चार्ली ओटेरो। 15 जनवरी 1974 की सुबह चार्ली एक टेस्ट की तैयारी के लिए जल्दी स्कूल चला गया। उसका एक सुखी परिवार और उज्जवल भविष्य था और एक ही तमन्ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। उसी रात उसका सपना टूटकर बिखर गया जब घर लौटकर उसने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाया। परिवार के 4 सदस्यों का मुंह बंद उन्हें बांधकर गला घोंटकर मार डाला गया। जांच करने वाले अफसर सहम गए थे। जो उन्होंने देखा वो किसी को भी हिला देता। पूरे इलाके में डर का माहौल था। दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली गईं। हमें लगा ये एक बार की ही बात है, बस एक ही वारदात, पर हम बहुत गलत थे। 3 महीने बाद 4 अप्रैल को 21 साल की कैथरीन ब्राइट अपने घर में चाकू से घायल मिलती है। ओटेरो के घर से महज 2 मील की दूरी पर। यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। क्या आपके पास अभी कोई सुराग है? हमारे पास सच में अभी कोई सुराग नहीं है। विचिटा में रहने वाली हर एक औरत इस वक्त दहशत के माहौल में जी रही थी। दिसंबर 1977 पुलिस को कातिल की तरफ से एक चिट्ठी आती है। अखबार में मेरा नाम आने के लिए मुझे और कितने लोगों को मारना होगा? गुड इवनिंग। हमारे पास एक खास जानकारी है, एक संदेश जो उस कातिल का हो सकता है। वो खुला से आम जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, वो BTK के लिए थे। BTK। हमें सच में लगता है कि वो हमसे बात करना चाहता है। ऐसी चिट्ठियां मिली जिनमें पहेलियां थीं और पोस्ट कार्ड जिनमें सुराग छुपे थे। 30 साल पहले जो दृश्य देखा था, हूबहू वैसी गुड़िया देखकर बहुत धक्का लगा। ये उन सबसे मुश्किल केसेस में से एक है जिनसे मैं कभी जुड़ा हूँ। 30 से भी ज्यादा सालों तक एक सीरियल किलर ने विचिटा कैंसस में दहशत फैलाई। वो पुलिस को हर बार चकमा देता रहा। वो कहाँ है? वो कहाँ गया? अगर उसे जल्दी नहीं पकड़ा गया तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन एक इंसान था हर हद पार करने को तैयार। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं थी। बदला लेने के लिए अगर मौका मिलता तो मैं उसे जान से मार देता। मुझे परिवार का बदला लेना है, मैं सिर्फ यही सोचता रहता। साल है 1974। ओटेरो परिवार विचिटा कैंसस में नया है। जोसेफ ओटेरो एक फौजी, जिंदा दिल इंसान, और पत्नी जूलिया, उनके 5 बच्चों की प्यारी माँ, दोनों मिलकर बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने में जुटे हैं। चार्ली ओटेरो सबसे बड़ा है पर वो अपने माँ बाप को बहुत मानता है। सच कहूं तो मेरे माँ और पापा के बीच जो प्यार था वो गहरा, बहुत गहरा था। ऐसा प्यार जिसकी सबको तलाश है। चार्ली 15 साल का है, एक होनहार छात्र जिसका भविष्य उज्जवल है। वो अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है पर चाहता है कि माँ बाप को उस पर फख्र हो। मेरी माँ सबका ख्याल रखती थी, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ ने मुझसे कहा था कि उन्होंने बस एक ही दुआ मांगी थी कि वो नींद में चैन से दुनिया को अलविदा कहें, और वही एक चीज उन्हें नसीब नहीं हुई। बर्फ पड़ रही थी। उस दिन स्कूल में मेरा टेस्ट था। मैंने पापा से कहा कि मुझे जल्दी स्कूल छोड़ दें ताकि मैं जल्दी स्टडी हॉल पहुंच सकूं। डैनी और कार्मेन थी मेरे साथ आए क्योंकि उन्हें भी पापा ही छोड़ते थे। स्कूल के बाद चार्ली अपने दोनों छोटे भाई बहनों के साथ घर जाता है, खुश है कि घर जाकर टेस्ट में मिले पूरे नंबरों के बारे में बताएगा। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, चार्ली देखता है कि पीछे का गेट खुला है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं पिछले गेट की तरफ गया और जब उसे खोला तो देखा कि मेरा डॉग लकी बाहर था। मैंने कहा, दोस्त तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? मैंने किचन का दरवाजा खोला और देखा कि मेरी माँ का पर्स स्टोव पर उल्टा पड़ा था। कोई आवाज नहीं, वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने जोर से आवाज लगाई, क्या यहाँ कोई है? तभी मेरे भाई बहनों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, चार्ली जल्दी आओ, माँ पापा हमारे साथ कोई बुरा मजाक कर रहे हैं। मैं दौड़ता हुआ हॉल में गया। मैंने माँ और पापा को देखा और मेरी जिंदगी बदल गई। चार्ली के पिता जोसेफ ओटेरो फर्श पर पड़े मिले और उनके गले में बेल्ट बंधी थी। उनकी पत्नी जूलिया उनके बगल में बेजान पड़ी थी, वो भी बंधी हुई। छूते ही पता चला कि वो मर चुके हैं। मैं उस दर्द और खौफ को महसूस कर पा रहा था जो उन्होंने उस वक्त झेला था। सब कुछ थम सा गया था। एक दूसरे को देखते हुए वो मर गए। चार्ली ने छोटे भाई से पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन पता चला कि फोन की लाइन काट दी गई है।
फिर वो अपने छोटे भाई बहनों को घर से बाहर ले गया और एक पड़ोसी से मदद मांगी। पुलिस आई और मुझे वहां से लेकर गई। मैंने पुलिस से कहा, मेरे भाई और बहन के स्कूल जाओ और जोई और जोशी को घर आने से रोको। वो घर आकर हमें इस हाल में नहीं देख सकते। उन्हें मेरे पास लाओ, मुझे उनसे मिलना है। आखिरकार एक पुलिस कैप्टन ने मुझे बताया कि चार्ली, जोई और जोजी घर में नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना चीरकर दिल निकाल लिया हो। जोई एक नवयुवक था जो लड़कियों का दिल जीत लेता था, हैंडसम, किसी खिलाड़ी की तरह। जोशी एक शायरा थी, एक कलाकार और साथ ही बहुत शांत स्वभाव की। उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। जब पुलिस घर में घुसी तो उन्हें 9 साल का जोई जूनियर अपने कमरे में बंधा मिला। उसके चेहरे पर थैला था। उन्हें कालीन पर निशान भी मिले जो बता रहे थे कि हत्यारा बैठकर उस छोटे बच्चे को देखता रहा। घर की तलाशी के दौरान एक पुलिस वाला तहखाने में गया और पंचिंग बैग समझकर जिससे टकराया। रोशनी जलाने पर उसे पता चला कि वो दरअसल 11 साल की जोसेफीन थी जो एक पाइप से लटकी हुई थी। उसके साथ बदसलूकी की गई थी। और उसी पल मैंने सोचा, कोई भगवान नहीं है, मुझे उससे नफरत है और इस दुनिया से भी। उसी वक्त मेरा इन सब से भरोसा उठ गया। जांचकर्ता विचलित लग रहे थे। जो उन्होंने देखा और जो उन बच्चों के साथ किया गया था वो देखकर कोई भी हिल जाता। ये एक आम छोटा सामान्य परिवार था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया। उस वक्त लोगों को लगा कि ये किसी ड्रग डील का मामला है। हमें लगा ये एक बार की ही बात है, बस एक ही वारदात। हम पूरी तरह गलत थे। फरवरी 1974, 1 महीने बाद, चार्ली, उसके भाई डैनी और बहन कार्मेन को उनके एक चाचा के यहाँ न्यू मैक्सिको भेज दिया जाता है नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन चार्ली के लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मेरे परिवार के जाने के बाद दिल में एक खालीपन सा आ गया, मानो मैं कोई जिंदा लाश बन चुका था। PTSD ने मुझे जकड़ लिया। शराब पीने लगा, नशा करने लगा, उन यादों को, तस्वीरों को दिमाग से निकालने की कोशिश में। हर रोज वो पीछे मुड़कर देखता है, ये सोचकर कि जिसने उसके परिवार को मारा वो उसके पीछे भी जरूर आएगा। उसे बस एक ही बात की परवाह है कि कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुझे उस दिन घर पर होना चाहिए था। अगर उस दिन मैं जल्दी न गया होता तो मैं वहां होता। 4 अप्रैल 1974, जहां चार्ली रहता था वहां से बस 2 मील की दूरी पर एक 19 साल का लड़का दौड़ता हुआ आता है। चेहरे पर खून लगा है। कुछ राहगीरों को रोककर वो उनसे पुलिस बुलाने की गुहार लगाता है। वो कहता है, मेरे बहन की मदद करो, कोई हमारे घर में घुस आया है और मेरी बहन अभी भी वहीं पर है। जब पुलिस लड़के के घर पहुंचती है तो 21 साल की कैथरीन ब्राइट को नायलॉन स्टॉकिंग्स से बंधा हुआ पाती है। वो अफसरों से उसे खोलने के लिए कहती है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। उस औरत को कई बार चाकू मारा गया है। अस्पताल ले जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। उसका भाई केविन, जिसने मदद मांगी थी, उसके सिर में 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। शुरुआत में ब्राइट हत्याकांड को ओटेरो हत्याकांड से नहीं जोड़ा गया क्योंकि मारने के तरीके में कुछ ज्यादा समानताएं नहीं थी। कैथरीन ब्राइट को चाकू मारा गया था जबकि ओटेरो परिवार का गला घोंटा गया था। हमने देखा कि नायलॉन स्टॉकिंग्स को स्क्वायर नॉट से बांधा गया था, ठीक वैसे ही जैसे ओटेरो क्राइम सीन पर देखा गया था। दोनों क्राइम सीन पर घर में घुसने से पहले टेलीफोन की लाइन काटी गई थी, पर दोनों मामलों को आपस में जोड़ने के लिए ये काफी नहीं था। हालांकि केविन की मदद से, जिसने कातिल को देखा था, पुलिस ने कातिल का एक कंपोजिट स्केच बना लिया। स्केच को तुरंत राज्य के हर न्यूज चैनल और अखबार के साथ साझा किया गया। हर कोई उस शख्स की तलाश में था जो इस स्केच से मेल खाता हो। हजारों सुराग मिले लेकिन कोई ठोस कड़ी नहीं मिली। अक्टूबर 1974, 6 महीने बाद, पुलिस आखिरकार एक गिरफ्तारी करती है जब एक युवक कबूल करता है कि उसने और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर ओटेरो परिवार को मारा। जब स्थानीय अखबार छपे तो ये खबर राहत की सांस लेकर आई। कुछ ही देर बाद एक न्यूज रिपोर्टर को एक अनजान शख्स का फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम तुरंत लाइब्रेरी जाओ, वहाँ तुम्हें एक इंजीनियरिंग की किताब में एक चिट्ठी मिलेगी। चिट्ठी की शुरुआत कुछ यूं थी, ये मैंने किया, मैंने खुद किया, अकेले किया, इस बात को अच्छे से जान लो। उसमें क्राइम सीन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी थी जो सिर्फ वही शख्स जान सकता था जो वहां मौजूद रहा हो। जोसेफीन स्थिति तहखाने के उत्तर पश्चिम हिस्से में गले में फंदा डालकर लटकी हुई,
हाथ रस्सी से बंधे, फंदे में 4-5 लपेटें। ओटेरो हत्याकांड को लेकर उसे कोई पछतावा नहीं था। उसका लाइमलाइट कोई और उससे छीन ले, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चिट्ठी के आखिर में उसने लिखा था, मेरे लिए कोड शब्द होंगे, उन्हें बांधो, फिर तुरपाओ और फिर खत्म कर डालो। BTK। उसने जाहिर किया कि वो एक सीरियल किलर बनने वाला है और धमकी दी कि वो ऐसे ही मारता रहेगा। जांचकर्ता चिट्ठी लिखने वाले का पता नहीं लगा पाए और खुद को BTK कहने वाला वो शख्स गायब हो गया। 1974 के बाकी महीनों में उस कातिल की कोई खबर नहीं आई। 1975 गुजर गया, फिर 1976 आया और फिर भी कोई खबर नहीं। विचिटा में हर कोई डर के जी रहा है, लेकिन चार्ली के लिए कुछ नहीं बदला था। 800 मील दूर रहने की वजह से उसे इस दूसरी हत्या की खबर नहीं मिली और उसने BTK नाम कभी सुना ही नहीं था। परिवार के जाने का दर्द सह न पाने की वजह से वो हिंसक हो गया। मैंने सारी उम्मीद खो दी, किसी की परवाह करने की या किसी चीज पर यकीन रखने की कोई चाह ही नहीं बची। हिंसा, दर्द और तकलीफ, बस यही दिमाग में चलता रहता। मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो मेरी पहचान बन गया और धीरे धीरे मैं और भी बिगड़ता गया। 1977 में चार्ली किसी तरह हाई स्कूल में पास हो गया, पर वो जहां भी जाता मुसीबत ढूंढ लेता। चार्ली अब नाबालिग नहीं रहा, वो 18 साल का हो चुका था और आवारा बन गया था। उसे कानून का कोई डर नहीं था। खाने के लिए चोरी करता और मोटरसाइकिल पर घूमता रहता। वो लड़का जिसका भविष्य उज्जवल था वो कहीं खो गया और उसकी जगह एक नया सीरियल किलर पनपने लगा। 17 मार्च 1977 को BTK ने फिर से हमला किया। पुलिस को एक आदमी का फोन आया जिसने कहा, एक छोटा लड़का मेरे दरवाजे पर आया और बोल रहा था, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, जल्दी पुलिस को बुलाओ, एक आदमी ने मेरी माँ को मार डाला। पुलिस लड़के के घर पहुंची और एक औरत को उसके बिस्तर में मरी हुई हालत में पाया। उसके सिर पर थैला चढ़ा हुआ था, गले में रस्सी कसकर बांधी गई थी। पड़ोसियों से पता चला कि वो औरत शर्ली वाइन थी, 3 बच्चों की अकेली माँ। उसके 5 साल के बेटे स्टीव ने ही मदद के लिए आवाज लगाई थी। शायद उसने अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा था। इससे कोई कैसे उबर सकता है? एक 5 साल का बच्चा इससे कैसे उबर सकता है? मेरे जहन में मैं 5 साल का था, पर वैसे मैं 6 साल का था। 6 साल का। मेरी माँ बहुत बीमार थी। पता है, मुझे पास की दुकान में सूप का डिब्बा लेने भेजा था और वापस आते वक्त एक आदमी ने मुझे रोका। एक तस्वीर दिखाई, एक औरत और बच्चे की। वो छोटा लड़का समझ गया कि वो आदमी उसकी माँ और उसके भाई की तस्वीर दिखा रहा है। पूछा कि क्या मैं इन्हें जानता हूँ? मैंने कहा नहीं सर, और उसने मुझे जाने दिया। करीब 15 मिनट बाद वो हमारे घर पहुंच गया था। मैंने दरवाजा खोला और सामने वही आदमी खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। माँ ने कहा जो कहे वो करो। उसने हमें बाथरूम में बंद कर दिया। हम बच्चों को अंदर डाला, एक कंबल और कुछ खिलौने रखे और फिर उसने दरवाजे के आगे पलंग ढकेल दिया। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। मैंने सब कुछ देखा। उसने माँ के कपड़े उतारे, मुंह नीचे कर उनके हाथ पीछे टेप से बांधे। मेरे भाई ने बाथरूम की खिड़की तोड़ी, मदद के लिए चिल्लाता रहा। मैं उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा। मैंने दौड़कर रस्सी खोलने की कोशिश की। अगर रस्सी ढीली हो जाती तो कोई उम्मीद थी, लेकिन मैं 5 साल का बच्चा था। मैं और क्या करता? वो तस्वीर मेरे दिमाग में छप चुकी है, कभी नहीं मिटेगी। पुलिस के पास अब 3 हत्याओं के मामले थे। ओटेरो परिवार, कैथरीन ब्राइट और शर्ली वाइन। BTK एक सीरियल किलर बन चुका था, ठीक जैसा उसने वादा किया था। बस बताना था कि 8:45 साउथ वर्जिन यहाँ पर एक हत्या हुई है, नैन्सी फॉक्स। हमें रात करीब 8:20 पर एक कॉल आई जिसमें किसी ने फोन काट दिया। अफसर मौके पर पहुंचे और हमने जांच की। एक युवती है जो हत्या की शिकार हुई है, गोली या चाकू से नहीं, लगता है कि उसका गला घोंटा गया। हमारे साथ इस वक्त पुलिस प्रमुख रिचर्ड लिमानियान हैं। BTK ने अब तक 7 लोगों की हत्या की है। चीफ, आपके पास क्या कोई सुराग है? फिलहाल हमारे पास कोई भी ठोस सुराग नहीं है, बस कुछ सामान्य सुराग है, परिस्थिति जन्य सबूत है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें किसी एक खास शख्स की तरफ इशारा करे। ऐसा लगता है कि शनिवार 27 अप्रैल की सुबह किसी ने हेज के घर की फोन लाइनें काटी, घर में घुसा और 53 साल की पार्क सिटी की महिला को अगवा कर लिया। हमारे सामने फिलहाल एक ऐसा शख्स है जिसे कभी कभी हत्या करने की बेकाबू चाहत होती है। पूरे इलाके में डर का माहौल था। लोग कंधे के ऊपर से पीछे देखने लगे। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर ली गई। सबसे जरूरी बात यह है कि हर कोई इस बात से सावधान रहे कि हमारे यहाँ एक बहुत गंभीर समस्या है। शव नग्न अवस्था में था। पुलिस के मुताबिक बुरी तरह सड़ चुका था और उसके पास की नाली में गांठ लगे पैंटीहोज पड़े मिले। विचिटा में हुई हत्याएं आसपास ही हुई थीं। हादसे से कुछ मील के दायरे में रहने वाला हर शख्स अपनी जान के डर में जी रहा था, लेकिन जो बच गए वो जानते हैं कि बीटीके असल में किस किस्म का दरिंदा है। चार्ली ओटेरो, केविन ब्राइट, स्टीव रेलफोर्ड। स्टीव अब 20 साल का है और चार्ली की तरह ही उसकी जिंदगी भी दिक्कतों से भरी है। मुझे स्टीव के लिए हमेशा बहुत बुरा लगा जो उसके साथ हुआ उसके लिए, क्योंकि बीटीके ने सिर्फ उसकी मां को नहीं मारा, बीटीके ने उस दिन उसे भी मार डाला। अपनी मां की यादें कुछ वक्त के लिए मेरे ऊपर हावी हो गई थीं। मुझे परवाह नहीं थी क्या होगा, कहां जाऊंगा, जीऊंगा या मरूंगा। कभी कभी लगता है अच्छा होता मर जाता। चार्ली ओटेरो अब 34 साल का है। उसके रिश्ते उस परफेक्ट प्यार से कोसों दूर है जो उसके माँ बाप के बीच था। उसके बच्चे के आने से उसका जीवन अब खिल उठा है। उसका नाम जोसेफ रखा है अपने पिता और छोटे भाई की याद में। ये चार्ली के लिए एक नई शुरुआत होगी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और नफरत लंबे समय से घर कर बैठे हैं। मुझे बदला चाहिए, अपने परिवार का बदला। मैं यही सोचता रहता। साल है 2004। 12 से ज्यादा सालों से उस सीरियल किलर की कोई खबर नहीं। चार्ली के लिए अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो पिछले 4 सालों से घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल काट रहा है। वो जानता है कि आज उसके माँ बाप होते तो उस पर शर्मिंदा होते। उसका बेटा जो अब 16 साल का है कभी उससे मिलने आता है, पर फिर उसका दिल और टूट जाता है। आज से 30 साल पहले 15 साल के चार्ली ओटेरो स्कूल से घर लौटे थे और नॉर्थ एजमूर की इस इमारत में अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाया था। और यहीं से विचिटा के इतिहास की सबसे कुख्यात अनसुलझी सीरियल किलिंग की शुरुआत हुई थी। बीटीके शायद इसी तरह जिंदगी भर बच निकलता अगर उसने उसके घमंड को बीच में न लाया होता। अभी जनवरी 2004 है। पिछले 13 सालों से किसी को नहीं पता कि वो सीरियल किलर कहाँ गया। मीडिया बीटीके की पहली हत्या की 30वीं बरसी पर खबरें चला रहा है। विचिटा के अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक कोई बीटीके केस पर एक किताब भी लिख रहा है। ये बात बीटीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तिलमिला उठा। उससे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई और उसकी कहानी लिखे। कोई और था जो उन हत्याओं की वजह से शोहरत पा रहा था, जबकि वो खुद इन हत्याओं का श्रेय लेना चाहता था। गुड इवनिंग। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है, एक नया संदेश जो सीरियल किलर बीटीके की तरफ से हो सकता है। उसने 25 सालों के बाद आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी। सीरियल किलर एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। विचिटा पुलिस डिपार्टमेंट को शुक्रवार को जानकारी मिली। विचिटा ईगल को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में विकी वेगेली का ड्राइविंग लाइसेंस था जो जांचकर्ताओं को कभी नहीं मिला था। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिन्होंने पुलिस को हिला दिया। विकी वेगरली की तस्वीरें जो उसके बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी। ये तय हो गया कि ये तस्वीरें किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं खींची थी, ये तस्वीरें कातिल ने खींची थी। सब दंग रह गए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं, ये मुमकिन नहीं कि वो अभी भी हमारे बीच है। लेकिन जब उन्होंने रिटर्न एड्रेस चेक किया तो देखा बिल थॉमस किलमन। BTK। अगले कुछ महीनों में बीटीके ने मीडिया को लगातार संदेश भेजे, चिट्ठियां, पहेलियां और साथ में एक प्लास्टिक की गुड़िया होती थी, बंधनों में जकड़ी हुई, ठीक वैसे ही जैसे पीड़ितों के साथ किया गया था। 30 साल पहले जो दृश्य देखा था हूबहू वैसी गुड़िया देखकर बहुत धक्का लगा। जैसा FBI ने इस जांच की शुरुआत में हमें बताया था, अगर तुम उसे बात करते रहने दोगे तो वो गलती जरूर करेगा। BTK के बारे में ये तथ्य आम जनता के सामने रखे जा रहे हैं ताकि BTK की पहचान हो सके। जांचकर्ता खबरों में और ज्यादा नजर आने लगे केस की जानकारी साझा करते हुए, बीटीके को वो शोहरत देते हुए जो वो चाहता था और साथ ही उसके अहंकार को भड़काने की कोशिश करते हुए। ये उन सबसे मुश्किल केसेस में से एक है जिनसे मैं कभी जुड़ा हूँ। वो बयान आम जनता के लिए नहीं थे, वो BTK के लिए थे। हमें सच में लगता है कि वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से BTK को उनसे जुड़ने का न्योता था।
मार्च 2004 से जनवरी 2005 के बीच विचिटा पुलिस को हत्यारे की तरफ से कुल 5 संदेश मिले। 25 जनवरी को जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया। ताजा चिट्ठी एक अनाज के डिब्बे में मिली जो होम डिपो की पार्किंग में छोड़ा गया था। हत्यारे ने उसमें पुलिस को लिखा कि वो अब अपना संपर्क का तरीका बदलना चाहता है। BTK ने पुलिस से पूछा, क्या आप फ्लॉपी डिस्क को ट्रेस कर सकते हैं? प्लीज मुझे सच बताइए। उसे लगा कि हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी उतना ही मजा ले रहे थे जितना वो। खैर, लॉ एनफोर्समेंट ईमानदार नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। हत्यारे को जवाब देने के लिए पुलिस को क्लासिफाइड विज्ञापनों के जरिए संदेश देना था। हमने सवाल का जवाब दिया, रेक्स तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। डर था कि वो हमें एक फ्लॉपी डिस्क भेजेगा जो शायद किसी गलत संदिग्ध तक ले जाए और फिर उसे पता चल जाए कि हमने उससे झूठ बोला। अगर ये कोई चाल है तो BTK हमेशा के लिए गायब हो सकता है। हालांकि पहली बार जांचकर्ताओं के पास कुछ ऐसा था जो 30 साल पहले नहीं था। होम डिपो की पार्किंग का CCTV फुटेज क्वालिटी इतनी खराब थी कि उस आदमी का चेहरा देखना नामुमकिन था। किसी को पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन राल्फ ने उस फिल्म पर एक नजर डाली और बोला, ये एक जीप चेरोकी है। इतने सालों से चल रहे इस केस में सच में पहला ऐसा सबूत था जो खुद BTK ने हमें नहीं दिया था। बस कुछ ही दिनों में BTK की तरफ से विचिटा पुलिस विभाग में एक फ्लॉपी डिस्क पहुंची। फोरेंसिक टीम ने तुरंत उस डिस्क की जांच शुरू की। कुछ ही पलों में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन ढूंढ निकाला जिसमें यूजर का नाम डेनिस था और संस्था का नाम क्राइस्ट लूथरन चर्च। मुझे लगता है उन्होंने गूगल सर्च किया और उन्हें क्राइस्ट लूथरन चर्च मिला, और जब अधिकारियों पर क्लिक किया तो डेनिस रेडर नाम के एक आदमी की तस्वीर थी। हमें लगा इतना आसान कैसे हो सकता है शायद ये कोई साजिश है। डेनिस रेडर अपने चर्च का अध्यक्ष था। वो पार्क सिटी के लिए एक कंप्लायंस अधिकारी का काम करता था। हम इसकी तह तक जा रहे थे। यहाँ के कुत्ते थोड़े खतरनाक भी हैं। वो एक बहुत ही सामान्य जिंदगी जी रहा था। वो एक कब स्काउट लीडर था। वो न सिर्फ खुद गांठें लगाता था बल्कि लोगों को चौकोर गांठें बांधना भी सिखाता था। उसने ADT एक अलार्म कंपनी में काम किया था। वो आपके घर में अलार्म सिस्टम लगाने आता है और वो एक सीरियल किलर है। और फिर हम जितनी तेजी से हो सके पार्क सिटी की तरफ निकल पड़े। ड्राइववे में एक काली जीप चेरोकी खड़ी थी। जांचकर्ताओं ने डेनिस रेडर पर 24 घंटे निगरानी रखी जब वो उसके खिलाफ मामला तैयार कर रहे थे। 1974 में हमें DNA के बारे में पता भी नहीं था। वो तकनीक उस वक्त थी ही नहीं। लेकिन जोसेफिन के पैरों के पास एक पोखर था। क्राइम सीन जांचकर्ता की कल्पना शक्ति तो कमाल की थी। उसने एक तकिए का खोल लेकर उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उन्हें उस पानी में डुबोया। 31 साल बाद उन्हें सुरक्षित सबूत के टुकड़ों में से एक जेनेटिक प्रोफाइल तैयार की गई। DNA तकनीक आने के बाद से पुलिस उस जेनेटिक प्रोफाइल के मैच की तलाश कर रही थी। अब उनके हाथ अगली सबसे अहम चीज लगी। उन्हें पता चला कि रेडर की एक बेटी है जो कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसकी बेटी कैरी का पैप स्मीयर टेस्ट हुआ था और मुझे उस सैंपल के लिए कोर्ट ऑर्डर मिल गई। मैं जल्दी से उसे फोरेंसिक लैब में ले गया। मुझे अच्छे से याद है वो मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 2 दिन थे। लेफ्टिनेंट ने मुझे फोन किया और कहा DNA आ गया, वही है। BTK यानी डेनिस रेडर। 25 फरवरी 2005 को पुलिस ने डेनिस रेडर को पार्क सिटी में दोपहर के खाने के लिए घर जाते वक्त गिरफ्तार किया। जब उन जांचकर्ताओं ने आखिरकार उसे पकड़ लिया तो पिछले 30 सालों से कैंसस को दहशत में रखने वाला वो सीरियल किलर दंग रह गया। लेफ्टिनेंट लैंडवेयर एक जिप लॉक एविडेंस बैग लेकर आए जिसमें वो बैंगनी फ्लॉपी डिस्क थी। उन्होंने उसे रेडर के सामने रखा और कहा, पता है ये क्या है? डेनिस रेडर जोर जोर से उस फ्लॉपी डिस्क पर उंगली ठोकने लगा और बोला, मेरा एक सवाल है तुमसे। मुझे पूछना है। पूछो। तूने झूठ क्यों बोला? रेडर को लगता था कि लैंडवेयर ये सब मजे के लिए कर रहे थे। उन दोनों के बीच कुछ अच्छा चल रहा था। झूठ कैसे बोल सकते हो? मुझे तुम्हें पकड़ना था। BTK हत्याकांड का रहस्य अब शायद जल्द ही सुलझने वाला है। विचिटा पुलिस और शहर के लीडर्स ने आज कंफर्म किया है कि कल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया संदिग्ध व्यक्ति दरअसल BTK ही है। मुद्दे की बात, BTK गिरफ्तार हो गया। मेरा मानना है कि उस दिन विचिटा की महिलाएं बहुत भावुक हो गई थीं, क्योंकि हमें सच में यकीन नहीं था कि ऐसा कभी होगा।
और फिर लगा आखिरकार हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हालांकि विचिटा के लोगों ने गिरफ्तारी की खबर से राहत की सांस ली, लेकिन लोग ये जानकर हैरान थे कि बीटीके कौन है। लोग डेनिस रेडर को स्थानीय चर्च में उसकी भूमिका के लिए जानते थे, उसके पीड़ितों के परिवारों के लिए। ये खबर सदमे से कम नहीं थी। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हर रविवार धर्म का ढोंग करते हुए तुम खुद को ईसाईयत का एक आदर्श उदाहरण बताते हो। तुम इस दुनिया की सबसे घिनौनी सामाजिक गंदगी हो सकते हो, जो किसी पत्थर के नीचे से रेंग कर निकली हो। जिस दिन डेनिस रेडर पकड़ा गया, उस वक्त मैं लैंडस्केपिंग का काम कर रहा था। मेरी बहन का फोन आया, उसने कहा उन्होंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कुछ भी। वो बोली नहीं, सच में पकड़ लिया। मैंने फोन रखा। झाड़ियां मेरे सिर के ऊपर से 10 फीट ऊंची उड़ रही थी, जिन्हें मैं उखाड़ रहा था। चार्ली ओटेरो, जो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला रहा था, एक बार फिर अपने परिवार की हत्या की यादों से टकरा गया। डेनिस रेडर, वो शख्स जिसने उसके माँ बाप, उसके छोटे भाई और बहन को बेरहमी से मार डाला था, अब देश के हर अखबार और टीवी चैनल पर छाया हुआ था। चार्ली के लिए वो नफरत जो कहीं दबी हुई थी, अब तेजी से बाहर आने लगी और अब उसे कोर्ट में उसका सामना करना होगा। जो बीटीके सीरियल किलर होने का आरोपी है, वो व्यक्ति आज सुबह कैंसस की एक अदालत में पेश हुआ। बीटीके हत्याकांड से तबाह हुए परिवार अब समाज में इज्जत से जी पाएंगे। मेरी माँ की मौत उस इंसान के हाथों हुई जो इस दुनिया में आई सबसे घिनौनी सामाजिक बीमारियों में से एक है, जिसने इस दुनिया को खोखला कर दिया है। तुम हमेशा शैतान का चेहरा किसी खौफनाक रूप में सोचते हो, और यहां था एक एल्मर फट जैसा दिखने वाला बेवकूफ, बेढंगे बालों और जोकर जैसे चेहरे वाला। मैंने सोचा, वाह, बड़े डरावने लग रहे हो। रात के अंधेरे में किसी औरत को डरा सकते हो, पर तुम बस एक छोटे से कॉकरोच हो। 26 जून 2005 को डेनिस रेडर को मुकदमे की शुरुआत के लिए जूरी के सामने पेश किया गया। उसके हर पीड़ित के परिवार का हर जीवित सदस्य अदालत में मौजूद था। वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उस राक्षस को सजा हो। शर्ली वाइम के बेटे स्टीव वहां मौजूद हैं, चार्ली ओटेरो भी। सच कहूं तो मैं वहां इस इरादे से जा रहा था कि उसे मार डालूंगा। मौका मिला तो उसे जान से मार दूंगा। मिस्टर रेडर, आप अपनी दलील क्या रखते हैं? दोषी। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं थी। मुझे बस बदला चाहिए था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कैंसस राज्य के संविधान के अनुसार किसी आपराधिक मामले में आरोपित व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके मुकदमे की सुनवाई 12 लोगों की जूरी करे, उसके 12 समकक्ष। मुझे परिवार का बदला लेना था। मैं बस यही सोचता था। उसके कबूलनामे से पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे परिवार की मौत कैसे हुई थी। मैंने परिवार को घेरा और पिस्तौल निकाली, मिस्टर ओटेरो का सामना किया। उसने बताया कि मेरी माँ ने कहा था, जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें ऊपर वाला माफ करे। और ये सुनकर मेरा दिल टूट गया कि मेरी माँ ने एक ऐसे आदमी से ये बातें कही जो उसके सामने उसके परिवार को मार रहा था। मुझे बदला चाहिए था, अपने परिवार के लिए। अगले 45 मिनट तक कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया रहा, जब सीरियल किलर ने अपने हर शिकार के साथ क्या हुआ ये बताया। जब मैंने गला घोटना शुरू किया तो मैंने उसे 2-3 बार चाकू मारा, या तो यहाँ या यहाँ। चार्ली की तरह ज्यादातर लोग ये डिटेल्स पहली बार सुन रहे थे। रेडर बेरुखी से बोलता रहा, हत्याओं में कोई भावना या पछतावा नहीं था। मैंने उसे बांधा, सिर पर थैला डाला और गला घोंट दिया। बच्चे दरवाजा पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। चार्ली इंतजार कर रहा था ताकि वो डेनिस रेडर पर हमला करके उसे मार सके। तभी उसे एक ऐसा फोन आया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब हम दोपहर के खाने से लौटे तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मुझे फोन आया, मेरे बेटे की माँ का। उसने मुझसे कहा, सुनो चार्ली, जोसेफ को गाड़ी ने टक्कर मार दी और कहा जोसेफ इस वक्त कोमा में है। उस फोन के बाद मैंने ऊपर वाले से कहा, मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो। चार्ली को अपने परिवार की तरफ से बयान देने के लिए कहा गया, जब उसे ये भी नहीं पता था कि उसका बेटा जिंदा रहेगा भी या नहीं। मेरा नाम चार्ली ओटेरो है। मैं यहाँ 30 से ज्यादा सालों से महसूस हुए निजी दर्द को दोहराने नहीं आया, बल्कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों की आवाज बने आया हूँ। सिर्फ हम भाई बहन ही नहीं, बल्कि ओटेरो और बर्गोस रुइज के पूरे परिवारों ने डेनिस रेडर के कारनामों का दर्द झेला। बेटे बेटियां, चाचा और चचेरे भाई बहन, पिता और माताएं, सभी ने वो अनमोल पल खो दिए जो मेरे परिवार का वजूद उनकी जिंदगियों में लाता। उसकी वजह से मेरा ईमान टूटा, मेरे भविष्य को बदल दिया
और मुझे 30 से ज्यादा सालों तक अपने प्रियजनों से दूर कर दिया। और फिर भी डेनिस रेडर मां की यादों को बेटे के दिल से नहीं मिटा सका। मेरे माँ बाप से मुझे मिली सीख डेनिस रेडर की बुराइयों से कहीं ऊपर है। डेनिस एल रेडर इनमें से हर एक आरोप के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे और ये सजाएं एक के बाद एक लगातार चलेंगी। डेनिस रेडर को सजा सुनाए जाने के बाद चार्ली ओटेरो अपना गुस्सा कोर्ट रूम में ही छोड़ गया और एक नए इंसान की तरह बाहर निकला। मेरे अंदर बदले की आग बुझ गई। बस बेटे का ख्याल था। मेरा बेटा महीनों बाद एक नवजात बच्चे की तरह होश में आया। मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा बेटा बच गया और फिर मेरी जिंदगी बदल गई। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं गलत था जो इतने लंबे वक्त तक मैंने उसके किए को अपनी पहचान तय करने का हक दिया। मैं अपने परिवार की यादों का सहारा लेता हूं और उन्हें मुझे राह दिखाने देता हूं। मेरा परिवार हर वक्त मेरे साथ है और मैं उम्मीद और बदलाव के संदेश पर बहुत बोलता हूं। लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि वो अपनी राह बदल सकते हैं। रेडर के एक और शिकार स्टीव रेलफोर्ड से मिलने के बाद दोनों आदमी अपने साझा दर्द की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए। चार्ली को स्टीव की जिंदगी संवारने में एक मकसद मिला और स्टीव को चार्ली में एक भाई। हमारी जिंदगियों में इस साझे तबाही की वजह से स्टीव मुझे समझता है और मैं स्टीव को जितना शायद और कोई नहीं समझ सकता। लगता है इन दोनों के लिए और दूसरे पीड़ितों के लिए भी एक उज्जवल भविष्य सामने है। जब हम कोर्ट रूम से निकले तो हमको लगा कि शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। शायद सब खत्म नहीं हुआ। शायद हम अपनी जिंदगी इस तरह जी सकते हैं जो उनके लिए एक श्रद्धांजलि हो जिन्हें हमने खोया। हम उनकी यादें अपने उन कामों के जरिए जिंदा रख सकते हैं जिनसे हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। और भले ही इससे हमारे खोए हुए लोग वापस नहीं आते और ना ही हमारा दर्द कम होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन यही तो वो मौका है। हम उन्हें किसी ऐसी चीज के जरिए जिंदा रखें जो उनसे भी बड़ी है और हम सबसे भी बड़ी है।